आया था। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करवा दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बार रिकॉल करो क्या होता है। दरवाजा बंद कर दो, बाहर का भी अंदर का भी। सब करा रहे, पढ़ते जाओ। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मतलब थर्ड लॉ से डिराइव हुआ है। सबसे पहले थर्ड लॉ क्या है, किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। मतलब अगर कोई एक्शन इस साइड से, कोई फोर्स इस साइड से लगी, मान लो एक दीवार को धक्का दे रही, तो दीवार भी इस फोर्स को उतनी ही ताकत से धक्का देगी। मतलब ये फोर्स अगर इस साइड लगा तो दीवार भी उसमें उतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब बताओ हमने फोर्स क्यों लगाएगी? यही क्योंकि थर्ड लॉ है, हाँ ना। तो स्टेबल है, तब फोर्स लगा रही तभी तो रुकी, नहीं लगाती तो आगे नहीं बढ़ जाती। ये सब पंच मारा मैंने, ये तेज जा रही है हल्का। अगर मैं ये कोई इसको ऐसे तो पुश इसमें नहीं क्या करेगा है? तब भी तो मतलब वो तो फोर्स तो लगाएगी ही ना। हाँ तो मतलब कोई पुश नहीं करेगा तो, कोई पुश नहीं करेगा तो उसको लगाने की जरूरत नहीं। जब एक्शन होगा तभी तो रिएक्शन होगा, बिना एक्शन के रिएक्शन की भी नीड नहीं। तो ठीक है, मतलब कोई भी फोर्स अगर लगती है उसका बिल्कुल इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब बताओ एक थ्योरी का सवाल, एक बैट है, बॉल आई है ना, युवराज सिंह ने छक्का मार दिया। अब बताओ ज्यादा फोर्स बॉल ने बैट पे लगाई कि बैट ने बॉल पे लगाई? सब बताओ अपना। दोनों में इक्वल लगा। देखो दोनों में इक्वल लगा, क्यों? क्योंकि किसी भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर बॉल ने बैट पे मान लो 100 न्यूटन की फोर्स लगाई तो बैट भी बॉल पे उतने ही न्यूटन की फोर्स लगाएगा। बैट ने बॉल पे 100 न्यूटन की लगाई तो बॉल भी बैट में 100 न्यूटन की लगाएगा। ठीक है, मतलब ये वीडियो डाल दिया आपने? कल वाला डाल दिया। अच्छा अपन इससे डिस्टेंस वर्क कर सकते हैं क्या? हाँ 100 न्यूटन की फोर्स से मार रहे हैं तो कितने दूर जाके रोकती है? हाँ बता सकते हैं। पता नहीं आएगा। एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एंगल बस मिल जाएगा, किस एंगल में मारे तो बता सकते हैं। 7 स्पोर्ट्स ये क्यों फोन लगा रहा है? हेलो हाँ गाड़ी के पास आई नहीं, मेरे को इसके पास आया नहीं, गाड़ी लेके आई, गाड़ी पे है नहीं है। क्या पता है सौरभ भाई बोल रहे हैं मेरे को भी गेमिंग चैनल बना के पता नहीं कभी क्या पता कब तक देगी मेरे को गाड़ी। सर की रहता है भाई। तो कल चले जाना ना, अभी तो मैं कोचिंग में हूँ। ठीक है ठीक है। दीवार पे अपन ने एक बॉल फेंक के मारी, बताओ दीवार ने बॉल पे ज्यादा फोर्स लगाया, बॉल ने दीवार पे इक्वल फोर्स। ठीक है, कैसे आया? दोनों जगह है ना, इम्पैक्ट इक्वल पड़ेगा चाहे कोई कितनी भी दूर जाए। बता बॉल ज्यादा दूर क्यों गई? क्योंकि बॉल का मास कम था। ठीक है, मास कम था तो बॉल पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा, दीवार का मास ज्यादा था, दीवार पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। जो ऐसे गद्दी रहती है तो मारते थोड़ा दब जाता है तो उसमें कैसा सेम फोर्स? उस पे भी वही सेम फोर्स लगेगा, गद्दी भी दब गई। हाँ रोकने में टाइम लग रहा है ना उसको, स्टॉप करने में एक पॉइंट को। स्टॉप करने पे टाइम लग रहा है, वो तो इम्पल्स हो जाएगा ना, चेंज इन मोमेंटम या फिर कितना स्टॉपिंग टाइम है। लेकिन फोर्स तो बराबर ही लगेगा, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन होगा, मतलब फोर्स हमेशा बराबर लगेगा। अब बताओ किसी भी चीज का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अपन दीवार में हाथ मारते हैं अपना, अगर मान लो अपन ने हाथ को भी रोक लिया, हाथ को पीछे नहीं जाने दिया। अब बताओ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के हिसाब से जितना अपन ने मारा उतना ही पीछे जाना चाहिए, तो उतनी फोर्स से अपना हाथ पीछे क्यों नहीं गया?
अपने से यहाँ पर भी फोर्स पूरी बॉडी बनी, क्योंकि देखो अपन ने यहाँ पे पहले फोर्स लगाई, अब इस इम्पैक्ट पे दोनों साइड फोर्स बराबर गई, तो मतलब जो फोर्स लगी वो अपने हाथ को पीछे भेजना चाहती है, लेकिन अपन ने अपने हाथ को पीछे जाने से रोकने के लिए और फोर्स लगा दी, और फोर्स लगा दी तो अपना हाथ पीछे नहीं गया। अगर अपन और फोर्स न लगाते तो हाथ पीछे चला जाता। जैसे जब अपन बॉल को फेंक के मारते हैं तो बॉल उसी फोर्स से वापस आ जाती है। बॉल क्यों वापस आती? क्योंकि बॉल एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा सकती, अपन के पास मसल्स हैं तो अपन एक्स्ट्रा फोर्स लगा सकते हैं, इसलिए जैसे अपन ने ये पेन यहाँ से नीचे फेंका, हाँ नीचे ज्यादा ऊपर नहीं आएगा। हाँ ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, क्यों? बॉल फेंकी तो ज्यादा ऊपर आएगी। नहीं नहीं, वो तो वो बाउंस की प्रॉपर्टी है, वो अलग प्रॉपर्टी के अलग, वो प्रॉपर्टी ही अलग है। दीवार ने मैंने मारा, होल हो गया वहाँ पर, तो उसमें फोर्स कहाँ से आएगा? हाँ दीवार ने मैंने मारा, दीवार में मारा, होल हो गया, मतलब मतलब दीवार को जितना फोर्स लगाना था रोकने को उतना नहीं लगा पाई हाथ में, मतलब अपना फोर्स ज्यादा रहेगा ना, इक्वल ही रहेगा। आया ऊपर, मतलब नहीं आएगा उसमें फोर्स, इक्वल कहाँ रहेगा फिर? नहीं ना, इक्वल ही रहेगा, दीवार ने उतना लगाया था। अब देखो नहीं लगा पाई और दीवार टूट गई, मतलब फोर्स तो पहले बराबर लगाया लेकिन इम्पैक्ट नहीं सह पाई, तो फोर्स हमेशा बराबर ही रहेगा। अपन ने जितना लगाया दीवार ने भी उतना लगाया, उसके कारण दीवार टूटी। अब दीवार जितना फोर्स लगा सकती है अगर उतना ही लगाएगी तो दीवार टूटेगी नहीं, है ना, मतलब दीवार ने ज्यादा लगाया इसलिए दीवार टूट गई। अरे अपन ने दीवार को मारा, अगर दीवार टूट गई, अब बताओ दीवार के पास कितनी फोर्स सहने की क्षमता है? दीवार के पास मान लो 50 न्यूटन सहने की क्षमता, अपन ने 50 न्यूटन से मारा, दीवार नहीं टूटेगी। अब हमने 100 न्यूटन से मार दिया तो दीवार के पास उतना सहने की क्षमता नहीं है। अगर दीवार 50 ही न्यूटन फोर्स लगाती अपने साइड से तो टूटती ही नहीं, उसने भी उतना ही फोर्स लगाया तभी तो टूटी, ठीक है। अब जो बाकी एनर्जी है वो देखो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। मान लो किसी चीज को मारा, दूर गई, है ना, उसकी एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। अब एनर्जी अपने वर्क एनर्जी अगले चैप्टर में आएगा, अभी ये वाला बस समझो, ठीक है। तो समझ में आया बॉल क्यों वापस आ जाती? क्योंकि बॉल पीछे से फोर्स नहीं लगाती। अगर अपन लोहे के शॉर्टपुट को फेंकेंगे तो लोहे का शॉर्टपुट उतना पीछे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोहे की शॉर्टपुट की प्रॉपर्टी अलग है, मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा रहेगा, तो लोहे का शॉर्टपुट उतना पीछे नहीं आएगा। लेकिन बॉल के अंदर हवा है ना, बाउंस से बॉल ज्यादा पीछे आ जाएगा। जिसके अंदर एयर रहेगी वो ज्यादा बाउंस करेगा। हाँ, एयर रहेगी वो ज्यादा बाउंस करेगा, बाउंस की प्रॉपर्टी मोशन के हिसाब की नहीं है। जो सॉलिड रहेगा वो नहीं करेगा, जो भारी रहेगा वो नहीं करेगा। कुल मिला के ये कह रहे हैं अगर दोनों की प्रॉपर्टी सेम है ना, अगर भारी बॉल को फेंकेंगे तो नहीं करेगी। अभी अंदर की प्रॉपर्टी में नहीं जाओ, मोशन में अपन को देखना है कि बड़ी बॉल क्यों नहीं करी, मास ज़्यादा है, एनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए भारी बॉल ज़्यादा मूव नहीं करी। छोटी बॉल ज़्यादा मूव क्यों कर गई? क्योंकि मास कम है, एनर्शिया कम है, ठीक है। सरफेस पे होता है, वाटर पे नहीं हो सकता रिफ्लेक्ट। ये जैसे क्या सब जगह होता है? ऐसे ऐसे पहाड़ है, वहां से ऐसे छोड़ी, हाँ। तो छोटी बॉल धीमे आएगी और बड़ी बॉल तेज आएगी। बड़ी बॉल तेज आएगी, हाँ छोटी बॉल को स्टार्टिंग बताएंगे, अभी इंक्लाइन प्लेन कराएंगे तो वो तब बताएंगे, हमको याद बस दिला देना, ठीक है। बड़ी बॉल धीरे आएगी, छोटी बॉल तेज आएगी। भैया ऐसा है, बड़ी तेज आएगी, ऐसा है और ऐसा ऐसा है। तो बड़ी के भैया मास ज्यादा होगा ना, तो उसका वजन ये तो ज्यादा वर्क एनर्जी का, ये वर्क एनर्जी का इधर नहीं पढ़ना अपन क्यों को। भैया? हाँ बड़ी का तो मास ज्यादा होगा तो उसका वजन तो जल्दी आएगी, वो छोटी का हल्का होगा। हाँ, यही रीजन है। बाकी इंक्लाइन प्लेन में और अच्छे से छोटी बॉल का ज्यादा तेज रहेगा क्या पिकअप, तो मैं पैराशूट के साथ Pickup मतलब? स्टार्टिंग बॉल तेज से लेगी एकदम से। नहीं। बड़ी बॉल तो रोल में टाइम लगता है ना। अच्छा वो कह रहे हैं, हाँ हाँ, लेकिन अगर फोर्स लगाएंगे तो ना, अगर फोर्स बिना फोर्स के ऐसे छोड़ दिए, हाँ बिना फोर्स के ऐसे छोड़ दिए, छोटी बॉल ज्यादा जल्दी आएगी ना। छोटी बॉल ज़्यादा तेज, हाँ जल्दी से ज़्यादा तेज जानी चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि देखो ना एनर्शिया उसका ज़्यादा है, मास एनर्शिया ज़्यादा है, तो एनर्शिया को चेंज, छोटी बॉल का एनर्शिया कम है तो एनर्शिया जल्दी से चेंज हो जाएगा, बड़ी बॉल का एनर्शिया ज़्यादा है तो देरी से चेंज होगा। स्पीड लाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ चलो अब देखो, तो अपन ने बोला किसी चीज़ को अगर मार रहा है और पीछे से फोर्स नहीं लग रहा बचाने के लिए तो वो उतनी तेज़ी से आएगी। अब देखो एक एस्ट्रोनॉट है, मान लो एक एस्ट्रोनॉट है जिसके हाथ में एक एप्पल है। एक एस्ट्रोनॉट ये स्पेस सूट वगैरह पहना है और इसके हाथ, हाँ स्पेस में है, उसके हाथ में एप्पल है। ये है इसका रॉकेट, ठीक है, ये इसका रॉकेट है। अब बताओ रॉकेट से दूर हो गया, ये अपने रॉकेट से दूर हो गया, ये दरवाज़ा, अजीब सा वाला, चलो ठीक है, ये दरवाज़ा अपने रॉकेट से दूर हो गया। अब बताओ आसमान में यानी स्पेस है ना, यहाँ पे ग्रेविटी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं है, फोर्स है। कौन सी फोर्स है? अब देखो ये जो देखो ये क्या कहते हैं, एक मास है, मतलब ये भी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये भी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ये बात ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में मास है, चाहे छोटा सा ढक्कन भी है
तो ये भी तुम में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, तुम में भी मास है तो तुम भी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन दोनों के मास कम है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट बहुत कम है। अब सन इतना बड़ा है, सन का मास बहुत ज्यादा है, तो सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसका इम्पैक्ट होता है। अर्थ इतनी बड़ी है तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसका इम्पैक्ट होता है। अपन का मास कम है इसलिए अपन उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहते। अब ब्लैक होल का मास बहुत ज्यादा रहता है इसलिए ब्लैक होल जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो देखो ये इतनी दूर है कि ये इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं है, यानी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट इस पे नहीं हो रहा है। ये दोनों दूर हैं तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट इसमें नहीं है। अब हवा नहीं है आसमान में और दूसरी कोई ग्रेविटी नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए इसके पास चुंबक उम्बक कुछ नहीं है ना कि लोहा खींच ले। अब बताओ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है स्पेस में? हाँ, सब जगह मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं भी होता है। चलो तो अब बताओ, वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट इतनी दूर से काम भी नहीं करते, मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत पास से काम करते हैं, इतनी दूर से काम नहीं करता। तो अब बताओ ये और ये, क्या ये कभी रॉकेट पे पहुंचेगा? हाँ, उसकी ट्यूब जुड़ी रहेगी उससे। नहीं नहीं, बिना ट्यूब की, ट्यूब नहीं खींच रही ना, ये अलग लटक रहा है, अलग लटक रहा है। अगर कोई फोर्स पॉसिबल नहीं है, अगर वो तैरेगा भी तो नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा करके भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा करके स्विमर आगे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो पानी रहता है वो पानी को पीछे धक्का देते हैं तो पानी उनको आगे धक्का देता है। उनने हाँ, तो उनने अगर 10 न्यूटन से पानी को पीछे धक्का दिया तो पानी ने 10 न्यूटन से उनको आगे धक्का दिया, थोड़ी पानी पीछे गया, थोड़ी अपन आगे गए, है ना। तो अब यहाँ पे तो मॉलिक्यूल भी नहीं है जिसको धक्का दे सके, तो ऐसे ऐसे करके भी नहीं जाएगा, वहीं अटक जाएगा। तो बताओ कभी स्पेसशिप में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, जब तक स्पेसशिप उसके पास नहीं आएगा। हाँ, तो स्पेसशिप भी पास नहीं जा रहे। एप्पल पहुंच सकता है, देखो अगर एप्पल पहुंच सकता है तो वो भी पहुंच सकता है। एप्पल कैसे पहुंच सकता है बताओ? ये आदमी फोर्स लगाएगा। हाँ, आदमी किधर फोर्स लगाएगा? एप्पल को उधर फेंकेगा। एप्पल पहुंच गया। अब आदमी एप्पल में मान लो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, एप्पल वहां पे पहुंच गया, तो एप्पल भी तो आदमी पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो ये तो आदमी तो और पीछे चले आएगा। अगर एप्पल उस साइड फेंक दिया तो हो जाएगा। तो सिंपल, इसके हाथ में एप्पल है। एप्पल का मास तो कम है, उसका ज्यादा। देखो एप्पल का मास कम है, ठीक है, मान रहे, लेकिन पीछे तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं है जो अपन को रोके, तो पीछे से तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही रोकने वाली, तो एप्पल को अपन ने अच्छी ताकत लगा के फेंक दिया। अच्छा भैया, अपन हाथ से रॉकेट उठा सकते हैं क्या? स्पेस में हाथ से रॉकेट उठा सकते हैं? हाँ उठा सकते हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो उठाने की जरूरत ही नहीं, उसको ऐसे करके मोड़ सकते। रॉकेट वापस कैसे आते होंगे फिर? क्या? उसके अंदर वो रहता है ना, इंजन रहता है उसके। उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता होगा। हाँ, तो आग में रहता है ये फोर्स। अपन कोई भी बड़े से बड़ा पत्थर उठा सकते हैं, रॉकेट उठा सकते हैं। हाँ ना, क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ही नहीं है। चांद उठा सकते? नहीं, चांद में तो ग्रेविटी है ना, चांद का मास इतना ज्यादा, चांद में ग्रेविटी है। बाकी वो है, अगर हाथ केवल चांद में खड़े हो जाए, फोटो खींचे तो लगेगा कि चांद को उठा ली। क्या? हर प्लेनेट में ग्रेविटी है, क्योंकि प्लेनेट के मास बहुत ज्यादा है तो इम्पैक्टफुल ग्रेविटी है। तो ये वो रहते हैं एस्टेरॉइड रहते हैं बिना ग्रेविटी के। नहीं, एस्टेरॉइड में भी ग्रेविटी रहती है, कुछ बड़े वाले में रहती, छोटे वाले में नहीं रहती। चलो देखो, अब ये उधर फेंका, इसने इसको उधर फेंका, मान लो 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, तो इसको जितना मोमेंटम मिला इसको भी उतना ही मोमेंटम मिलेगा पीछे। जैसे जब अपन गन से गोली चलाते हैं तो जितना मोमेंटम गोली को मिलता है उतना ही मोमेंटम गन को भी मिलता है, इसलिए गन पीछे आती है, अपना हाथ पीछे से फोर्स लगाता है इसलिए गन रुक जाती है। तो इसने एप्पल को उधर फेंका, एप्पल ने इसको इधर फेंका, तो ये एप्पल को जब उधर फेंकेगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एप्पल इंसान में लगाएगा, तो इंसान धीरे धीरे पहुंच जाएगा। अब एप्पल बहुत तेज चला जाएगा, क्यों? क्योंकि मास कम है, ये धीरे धीरे जाएगा लेकिन अल्टीमेटली पहुंच जाएगा, ठीक है, जितनी भी फोर्स लगेगी इसको मिलके। अगर बिल्कुल हल्का सा, यानी मान लो 1 घंटे में अगर इतना भी मूव कर रहा है तो कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा ना, वही कह रहे हैं। तो वही, हाँ, कॉन्स्टेंटली ऐसा मूव करता रहेगा, मतलब अपन को बिल्कुल हल्का सा धक्का चाहिए है, बस हल्का सा धक्का कैसे भी मिल जाए अपन को। अब अगर एप्पल को बहुत धीरे फेंकेंगे तो हो सकता है कई हजार साल बाद मूव करे, है ना, कई हजार साल बाद पहुंचे, तो मतलब नहीं, अगर अपन को इम्पैक्ट दे, लेकिन पहुंचेगा जरूर। वो ये थोड़ी सी भी फोर्स, अब जीरो फोर्स है। हाँ, स्पेस में एज का कुछ रहता है कि मतलब जल्दी बढ़ रहा है, जल्दी? अरे वो स्पीड ऑफ लाइट से रहती, वहां नहीं घुसो। ये है रियलिटी है ये? हाँ, रियलिटी है। अगर अपन किसी दूसरे प्लेनेट में जाएंगे तो अपनी कम थोड़ा जल्दी जाएगी। ऐसा नहीं, दूसरे प्लेनेट में जब अपन बहुत तेज रफ्तार से सफर करेंगे तब। लाइट की स्पीड से तेज जाओगे। तो
ऐसा पॉसिबल है? लाइट की स्पीड से तेज भी नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर बहुत तेज स्पीड से सफ़र करते हैं रॉकेट वगैरह में तो एज धीरे धीरे बढ़ती है। चलो देखो अब मोमेंटम क्या, जैसे देखो कोई फोर्स है, फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू फोर्स रिएक्टिंग, ठीक है। जो एक्शन फोर्स रहेगी वही रिएक्शन फोर्स रहेगी, दोनों फोर्स बराबर रहेंगी। अब देखो लेकिन इसकी डिस्टेंस उल्टी रहेगी, इसकी डिस्टेंस उल्टी ना, जैसे अगर फोर्स एक्टिंग ये है तो रिएक्टिंग फोर्स की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। तो अब रिएक्टिंग फोर्स की डायरेक्शन को अपन को इसके इक्वल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। जब इसको अपन ने उल्टा किया तो इसमें क्या साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, है ना। जब इसमें माइनस का साइन लगाएंगे तभी तो ये उल्टा होगा। तो यहाँ पे अपन और करेक्ट करने के लिए एफ एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ रिएक्शन, दोनों में वेक्टर का साइन लगा दो, ठीक है। मतलब एक्शन फोर्स और नेगेटिव ऑफ रिएक्शन फोर्स बराबर रहते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, वो तो अपन को पहले से पता है, ठीक है। मतलब एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स की हमेशा बराबर रहती है। अब इसी से आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है जैसे मान लो P इज इक्वल टू एम वी है, ये अपना मोमेंटम है। अब फोर्स क्या होता है, P इज फोर्स कहता है मास, यानी फोर्स रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको अगर अपन डिफरेंशिएट कर दें T से तो अपने पास फोर्स आ जाएगी, तो दोनों साइड अपन dt से डिफरेंशिएट कर दें। रखो नीचे ही लिख दे। देखो या फिर डायरेक्ट अपन उससे देख लेते जो अपन ने थ्योरी में क्वेश्चन करवाया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पानी की ट्यूब ली अपन ने, पाइप, और उसमें पानी छोड़ा तो अपन आगे जाएंगे क्या स्पीड से पानी छोड़ा, हाँ जाएंगे पानी फोर्स से। और अगर गैस पकड़े हाथ में और गैस छोड़े तो जाएंगे, इम्पैक्ट कम रहेगा। तो पहुंचेंगे तो कभी एटलीस्ट, हाँ ना, तो कई हजार साल बाद पहुंच जाएंगे। अरे 1000 साल। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भैया पर पानी भी तो वो उड़ता है ना स्पेस में। हाँ तो मैंने वीडियो देखी, कैसा लगता होगा यार। चलो पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब क्या करवा रहे थे, अब देखो इसमें अगर अपन को वो करने, तो देखो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह अगर अपन टी कर दें, अपॉन टी कर दें, तो दोनों जगह मोमेंटम सेम आ जाएगा, मोमेंटम सेम आ जाएगा, डायरेक्शन बस उल्टी रहेगी। अपन ने दोनों जगह टी से डिफरेंशिएट किया, मान लो डी एफ बाई डी टी, डी एफ बाई डी टी, तो मोमेंटम सेम आ गया, डायरेक्शन बस उल्टी है, ठीक है। इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कोई किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर मोमेंटम होता है कंजर्व, किसी भी सिस्टम के अंदर मोमेंट कंजर्व मतलब न ज़्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है। मतलब सामने वाले के मोमेंटम को और अपने खुद के मोमेंटम को जो अपन को मिला उसको प्लस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस करने पे ज़ीरो आ जाएगा। तो मतलब किसी का भी मोमेंटम होता है कंजर्व, ठीक है। अब देखो मोमेंटम होता है कंजर्व कायम में, मोमेंटम होता है कंजर्व एक सिस्टम में। सिस्टम क्या हुआ, मान लो ये गन से बुलेट चली, गन ने बुलेट में कितनी फोर्स लगाई, मान लो 100 न्यूटन की। अगर गन ने बुलेट पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाई तो बुलेट ने गन पे कितने न्यूटन की फोर्स लगाई, 100 न्यूटन की। ऐसा कर सकते हैं भैया कि इससे और इससे फिर अपनी बॉडी का लगा सकते हैं कि बॉडी ने कितना लगाया अपने तरफ से। जितना करा रहे हैं अभी तो उतना करते है ना, अभी अपने पास इतनी लंबी क्लास नहीं कि सब समझाए। तो देखो अब अगर फोर्स बराबर लगी मतलब मोमेंटम भी बराबर लगेगा, मोमेंटम भी बराबर लगेगा। मान लो गन ने बुलेट पे 100 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम लगाया, तो बुलेट गन पे भी इतना ही मोमेंटम लगाएगी 100 न्यूटन सेकेंड का, ठीक है। अब देखो अगर क्या कहते हैं, ये बुलेट की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, गन की स्पीड निकालो। अच्छा मास नहीं दिया, मास देने की जरूरत है,
नहीं है। एक्सेलरेशन आ जाएगा। रुक जाओ न्यूटन सेकेंड अपन मास इनटू फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। निकालो। क्या निकालना है? फोर्स निकालनी है। नहीं, कुल इतना निकालो कि मोमेंटम कितना है गन का। गन का मोमेंटम नहीं, मोमेंटम तो ऊपर ही दिए, गन कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी ये निकालो। आपने वेट ही दे दिया 10 किलो की है 100 मोमेंटम दिया है, मास दिया है, बी निकालना है। क्या निकालना है? बी निकालना है। हाँ गन की 10 निकाल दीजिए। तुम लोग भी निकालो फिर बताएं। 10 हाउ 10 हाउ कौन से फॉर्मूले से? हाँ, इक्वल टू एम बी। P is equal to MP MB वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 आया। MB वी वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी का बता दो, फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। लिखा तो था मैंने ऐसे। अब दोनों का मोमेंटम बराबर है तो P1 इज इक्वल टू P2, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। डायरेक्शन बस उल्टी रहेगी, ठीक है, डायरेक्शन बस उल्टी रहेगी। अब क्या करेंगे अपन, इसमें देखो अगर इसका मोमेंटम टोटल 10 क्या कहते हैं, इसका मोमेंटम 100 है, इसका भी मोमेंटम 100 होगा। अब अगर किसी का मोमेंटम 100 है तो मतलब P हो गया 100 इज इक्वल टू एम वी। एम क्या दे दिया 10 किलो, एम आ गया 10, बची वेलोसिटी 10। अगर यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मास बताओ, बुलेट का मास बताओ, बुलेट का मास बताओ कितना होगा। मास ये एक्सेलरेट कर रही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक्सेलरेशन हमने दिया ही नहीं, हमने वेलोसिटी दी है। अगर मीटर पर सेकेंड है तो एक्सेलरेशन हुआ कैसे? मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी की यूनिट है। मास निकालना है, 1 आएगा। मास आ गया 1, ठीक है। तुम लोग का आया P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम दिया है 100 न्यूटन पर सेकेंड, तो आ गया 100 इज इक्वल टू 100 वी, 100 नीचे गए तो मास आ गया 1 किलो, ठीक है। समझ में आया? ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब इसने इस पे जितनी फोर्स लगाई, हाँ यूनिट लिखना जरूरी है। इसने उस पे फोर्स लगाई, उतनी फोर्स उसने इस पे लगाई। अब देखो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, इंसान खड़ा है। अब बताओ इंसान को गोली लग गई, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि मोमेंटम लूज नहीं हुआ है, मतलब एयर रेजिस्टेंस से मोमेंटम लूज नहीं हुआ। अगर एयर रेजिस्टेंस से मोमेंटम लूज नहीं हुआ तो बताओ ये इंसान गन पे कितना मोमेंटम लगाएगा। मोमेंटम लूज नहीं होगा, उसकी स्पीड कम नहीं हुई। हाँ, मोमेंटम लूज नहीं हुआ मतलब अब स्पीड निकाल ले। अगर मोमेंटम लूज नहीं हुआ मतलब मोमेंटम लूज ही नहीं सेम स्पीड रहेगी, इक्वल रहेगी। तो बताओ इंसान ने गन पे मतलब इंसान गन को कितने मोमेंटम से इस साइड भेजेगा, यानी गोली को कितने मोमेंटम से इस साइड भेजेगा, या फिर गोली इंसान को कितने मोमेंटम से उस साइड भेजेगी। तो देखो 100 न्यूटन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी है, मोमेंटम तो न्यूटन सेकेंड है। तो अगर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, अगर यहाँ से यहाँ तक एयर रेजिस्टेंस से मोमेंटम कम नहीं हुआ, किसी भी फोर्स से मोमेंटम कम नहीं हुआ, तो ये बुलेट इंसान पे कितना मोमेंटम लगाएगी 100 न्यूटन सेकेंड का। अब जितना मोमेंटम ये लगाएगी उतना ही मोमेंटम इंसान लगाएगा, तो इंसान ने भी इस पे लगाया 100 न्यूटन सेकेंड का। दोनों ने एक दूसरे पे बराबर मोमेंटम लगाया। बताओ इम्पैक्ट गोली को ज़्यादा होगा या इंसान को ज़्यादा होगा? इंसान इम्पैक्ट मतलब कैसा? इम्पैक्ट मतलब क्या मतलब? चोट, असर, ठीक है, असर पड़ेगा क्योंकि गोली का जो एरिया था बिल्कुल स्मॉल था, स्मॉल एरिया बिल्कुल इंसान के अंदर घुस गया, तो इंसान को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। गोली तो लोहे की है ना, उसको उतना इम्पैक्ट वैसे ही नहीं पड़ेगा। अब बताओ एक गन फेंक के मार दे उतनी स्पीड से, एक गन फेंक के मार दे उतनी स्पीड से, सेम मोमेंटम से, तो बताओ गन ज़्यादा तेज लगेगी या गोली ज़्यादा तेज लगेगी? बताओ क्यों? छोटा है वो स्पीड, छोटी है, जो एरिया रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, बहुत फास्ट है। मोमेंटम बराबर होगा, मोमेंटम बराबर होगा। स्पीड ज़्यादा तेज रहेगी, हाँ स्पीड ही सेम रहेगी। नहीं, स्पीड
हाँ देखो स्पीड ज़्यादा तेज रहेगी, अगर मोमेंटम बराबर है तो गोली की स्पीड ज़्यादा तेज रहेगी और गन की स्पीड कम रहेगी। तो बराबर मोमेंटम है तो गोली की स्पीड तेज है इसलिए भी तेज चली गई। अब बताओ अगर दोनों को बराबर स्पीड से फेंक दिया तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, गन का कि गोली का? गोली का गन नहीं इक्वल होगा इक्वल नहीं गोली का होगा क्योंकि जो गन है वो बड़ी है ज्यादा उसको पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि गोली जो हमने बड़ी पूछा है। मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। इक्वल है। देखो मोमेंटम गन का ज़्यादा होगा। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एम वी। गन का क्यों P इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम का फॉर्मूला है। दोनों को बराबर वेलोसिटी से फेंका तो V तो दोनों की बराबर हो गई, मतलब M जिसका ज़्यादा मोमेंटम उसका ज़्यादा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? P इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर V दोनों की इक्वल है, यहाँ पे अगर 1 किलो की बुलेट डालेंगे तो मोमेंटम कम हुआ, 10 किलो की गन डाल देंगे तो मोमेंटम ज़्यादा हो गया, मतलब मोमेंटम गन का ज़्यादा होगा, 10 गुना ज़्यादा होगा बुलेट से। अब बताओ अगर मोमेंटम बराबर तो चोट बराबर होगी। तो अब यहाँ पे अपन बिल्कुल अच्छे से नहीं निकाल सकते कि चोट गन ज़्यादा देगी कि बुलेट ज़्यादा देगी, लेकिन अगर दोनों की ये मान के चलो अगर दोनों का मोमेंटम सेम रहता, दोनों का मोमेंटम सेम रहता तो बुलेट ज़्यादा स्पीड देती। मेन बात यह है कि बुलेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है, और सॉरी बुलेट का सरफेस एरिया कम है, गन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, गन का सरफेस एरिया कम है तो आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। मोमेंटम बराबर रहता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स बराबर रहती है। अब यहाँ पे देखो एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये मतलब जितना गन ने इसको मोमेंटम दिया उतना ही बुलेट ने गन को मोमेंटम दिया। एक सिस्टम ये हो गया, जितना मोमेंटम बुलेट ने इंसान को दिया उतना ही मोमेंटम इंसान ने भी बुलेट को दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्लियर है। तो दो सिस्टम हो गए। तो किसका मतलब वो तो मालूम है। चलो ये वाला क्वेश्चन कल भी कराया था, एक बार फिर से करो। फिर से करो ये वाला क्वेश्चन। अ हैमर ऑफ मास 1 kg, एक हैमर है 1 किलो मास। अरे उन लोगों ने नहीं किया ना। चलो हैमर है कितने मास का, 1 किलो का। कर लिया था तो जल्दी से कर लो 1 मिनट में। उसकी स्पीड क्या है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड उसने स्ट्राइक किया एक नेल को, स्ट्राइक किया एक नेल को, मास है नेल का नेग्लिजिबल। ठीक है, अब बताओ इम्पल्स कितनी जनरेट होगी। अंदर जाके देखो नेल को स्ट्राइक किया तो कहीं ना कहीं जाके नेल रुक गया। अब बताओ इम्पल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम है। ठीक है, फोर्स ये है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अब अपॉन टाइम को इधर ले आओ, मतलब एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वही होता है इम्पल्स। अब चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होते हैं। चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा। ये पेन किसका है? ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन है। क्या 1 kg का वो नंबर है? हाँ हथौड़ा है 1 किलो का, 10 किलो उसने 10 किलो की वेलोसिटी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को ये मानना है कि अगर इसने इस वेलोसिटी से जा रहा है तो जब यहाँ भी आएगा तो उसकी सेम वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, मतलब जब उसने मारा तब उसकी वेलोसिटी सेम है। मतलब देखो वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन दी नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसी वेलोसिटी से वो इसको मारेगा। 10 आ गया, मोमेंटम 10 1 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो बताओ तो मोमेंटम ऑफ हैमर क्या आया 10 न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम की ये यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड, तो मोमेंटम ऑफ हैमर आ गया 10 न्यूटन सेकेंड। अब बता मोमेंटम ऑफ हैमर 10 न्यूटन सेकेंड आया जब हैमर ने इसको मारा, खील को मारा। ठीक है, हैमर ने खील को मारा तो एक सिस्टम बन गया है ना, यहाँ पे कांटेक्ट हुआ तो एक सिस्टम बन गया। अब हैमर ने अगर खील पे इतना मोमेंटम लगाया तो खील ने हैमर पे कितना मोमेंटम लगाया, खील ने भी हैमर पे सेम मोमेंटम लगाया, तो यहाँ पे खील ने भी हैमर पे इतना ही मोमेंटम लगाया होगा। पर खील जिसके अंदर जा रही वो भी तो मोमेंटम लगा। हाँ रुको ना,
तो इसने भी यहाँ पे इतना ही मोमेंटम लगाया, मतलब दोनों ने बराबर मोमेंटम लगाया। इसके कारण क्या होगा, खींच जाएगी आगे, ठीक है, खींच जाएगी आगे। अब बताओ यहाँ पे तो देखो मोमेंटम चेंज हुआ नहीं। अब देखो हैमर का मोमेंटम चेंज हुआ होगा, लेकिन हैमर के मोमेंटम के बारे में बताया नहीं। अगर हैमर रुक गया, अगर मान लो ऐसे खील को मारा और हैमर वहीं पे रुक गया, तो बताओ कितनी इम्पल्स हुई, और खील अंदर जाने के बाद ब्लॉक में कहीं पे रुक गई, तो बताओ इसमें कितनी इम्पल्स होगी। दोनों की इम्पल्स निकालो। इम्पल्स मतलब होते चेंज इन मोमेंटम। अब देखो हैमर, पहले हैमर का कितना मोमेंटम था, इतना, मतलब ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम है पहले हैमर बस का। देखो हैमर का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, अगर फाइनली खील को ठोकते ही साथ हैमर रुक गया, मतलब वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। हैमर रुका तो वेलोसिटी जीरो, तो मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ हैमर, फाइनल मोमेंटम ऑफ, फाइनल मोमेंटम ऑफ हैमर कितना हो गया, देखो एम वी, यानी एम फाइनल वी फाइनल, वी जीरो है, एम फाइनल जीरो, तो मोमेंटम आ जाएगा जीरो, फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जीरो माइनस इनिशियल कितना था 10 न्यूटन, तो जीरो माइनस 10 न्यूटन मतलब आ गया -10 न्यूटन चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब पहले न्यूटन, देखो पहले 10 का मोमेंटम था उस साइड, 10 का मोमेंटम था, देखो इनिशियली 10 का मोमेंटम था इस साइड, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है मान लो मैं, इनिशियली 10 का मोमेंटम था इस साइड। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो अगर 10 का मोमेंटम जीरो हो गया, 10 का मोमेंटम जीरो हो गया मतलब मोमेंटम 10 इस साइड आ गया। देखो अगर पहले 10 उस साइड था, अगर मान लो एक इस साइड आता, 10 उस साइड था, एक इस साइड आता, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाता, मतलब चेंज कितना हो जाता, एक का बस चेंज होता, मोमेंटम अपना कितना बन जाता 9 सेकेंड। समझ में आया, मान लो 10 न्यूटन सेकेंड, हाँ नहीं यानी -1 आता और -9 अपने बन जाता, सॉरी 9 बन जाता और -1 अपना आंसर आता, क्योंकि देखो 1 इस साइड आया मतलब -1 कहलाया। अब बताओ 10 का, यानी यहाँ पे तो माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि एरो लगा है, 10 का अपना मोमेंटम था इनिशियली, अब फाइनल मोमेंटम हो गया इस डायरेक्शन में 10 का मोमेंटम था उस डायरेक्शन में, अब फाइनल मोमेंटम हो गया 10 का इस डायरेक्शन में, बताओ कितना चेंज हुआ होगा। देखो चेंज इसमें 20 का चेंज हुआ, देखो 10 का मोमेंटम उस डायरेक्शन में था मतलब 10 का इस डायरेक्शन में, अब किसी ने 10 का मोमेंटम इस डायरेक्शन में दे दिया तो ये हो जाता जीरो, मतलब अगर 10 का मोमेंटम कोई इस डायरेक्शन में होता तो वो हो जाता जीरो। अब किसी ने 10 का मोमेंटम इस डायरेक्शन में देने के बाद 10 का मोमेंटम और इस डायरेक्शन में दे दिया तो 10 का मोमेंटम उस साइड हो गया, मतलब इससे इतना चेंज होने में 20 का मोमेंटम चेंज हो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया। कहाँ से 10 और कहाँ से आया, कहीं से भी आया, अगर ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है तो पहले 10 का इधर था, अब 10 का इधर आ गया। अब देखो इसको चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। ठीक है, फाइनल -10 हो गया, फाइनल मोमेंटम ये है तो इसको -10 ले लेते हैं, तो -10 माइनस इनिशियल मोमेंटम 10 था, 10 कितना हो गया -20, मतलब 20 न्यूटन सेकेंड इस साइड को। समझ में आया क्या कह रहे हैं, मतलब चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम रहता है। फाइनल तो जीरो होगा ना। अरे इसका फाइनल जीरो होगा, ये तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं पाते। तो देखो ये आ गया इसका मोमेंटम, मतलब हैमर ने मारा, हैमर तुरंत रुक गया, हैमर का इनिशियल मोमेंटम था, हैमर का इनिशियल मोमेंटम था 10 न्यूटन सेकेंड, हैमर रुक गया तो फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल करे मतलब -10 न्यूटन का चेंज आया, मतलब 10 न्यूटन इस साइड का चेंज आया है। अब बताओ हैमर इसमें लगा, मोमेंटम होता है कंजर्व, हैमर ने इसमें कितना मोमेंटम दिया इसको उस साइड जाने के लिए, कितना 10 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम दिया, और उसने भी 10 इसको दिया होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अपन को समझ में आया कि हैमर इसमें बस लगा और हैमर जीरो हो गया, मतलब हैमर ने अपना पूरा मोमेंटम उसको दे दिया। अगर हैमर इसमें लगा होता और हैमर जीरो ना हो के मान लो अगर हैमर जीरो ना हुआ होता, मान के चलो 9 हुआ होता, हाइपोथेटिकली मान लो कि जीरो नहीं हुआ 9 हुआ, सॉरी हाँ जीरो नहीं हुआ 9 हुआ,
तो इसको कितना मोमेंटम मिलता? 9 का। 1 का मोमेंटम मिलता। अगर हैमर 10 से 9 हो गया तो मतलब 1 इसको दे दिया। अब हैमर 10 से 0 हो गया मतलब 10 का 10 इसको दे दिया, तो खील के पास इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? 10 न्यूटन सेकेंड का। तो खील वुड में कितना मोमेंटम लगाएगी? 10 न्यूटन सेकेंड का। वुड खील में कितना मोमेंटम लगाएगा? 10 न्यूटन सेकेंड का। अब बताओ, अगर थोड़ी देर बाद ये लिया टाइम, थोड़ी देर बाद खील रुक गई। अब खील रुक गई, खील के इनिशियल मोमेंटम था 10 न्यूटन सेकेंड, खील का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 10 0 होगा। अरे खील रुक गई, खील रुक गई मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0, तो खील का भी फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 0। तो फाइनल जहां रुक गई 0, क्यों? वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0, वेलोसिटी 0, 0 इंटू m 0 ही होगा। तो फाइनल मोमेंटम इसका भी 0। इनिशियल मोमेंटम क्या था? 10, तो इसका भी आ गया -10 न्यूटन आंसर। मतलब चाहे इम्पल्स इन दोनों की निकालो, चाहे खीले और वुड की। हाँ, जब उसका पूरा फोर्स खत्म हो गया। कितनी देर बाद रुकेगी, कैसे निकालेंगे? देखो पहले इतना समझ में आया, चेंज इन मोमेंटम कैसे आया? चेंज इन मोमेंटम से अपन को क्या मिल गया? mv मिल गया। अब अगर अपन को इसका मास मिल जाए तो अपन को वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी अगर मिल गई mv में, से वेलोसिटी तो अभी भी मिल जाएगी, मास पता है। इसका मास नेग्लिजिबल दिया है ना, नेग्लिजिबल मतलब उसके मास को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। और वेलोसिटी क्या मतलब? ये वाले फॉर्मूले से नहीं लिख डेल पी इक्वल टू, डेल टी इक्वल टू डेल पी से अगर टाइम निकल जाएगा तो फोर्स निकल जाए, यानी अगर टाइम मिल जाएगा तो फोर्स मिल जाएगी। अपन को टाइम से इनटू कर देंगे तो, यानी टाइम अपॉन कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगी। फोर्स क्या होता है? कुल रेट कि देखो अगर चेंज, देखो फोर्स नहीं दिया था, देखो चेंज इतना हुआ। अब देखो चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ, चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ, ये अपन को मालूम है, ये अपन ने अभी निकाल लिया। अब इसका रेट मतलब इतना चेंज मोमेंटम में होने में कितना टाइम, फोन तो कॉल लगा के देखो इधर। तो मुझे फोटो लगी रहती तो अच्छा रहता है, पहचान जाते किसका। हाँ, अब बताओ चेंज इन मोमेंटम अपन को मिल गया। अब ये मोमेंटम कितने टाइम पे चेंज हो रहा है उसी को तो रेट कहेंगे। अगर ये मोमेंटम चेंज होने में मतलब गोली को रुकने में, अब देखो जितनी देर में गोली रुकी उतनी देर में मोमेंटम चेंज हुआ है ना, जितनी देर में गोली रुकी उतनी देर में मोमेंटम चेंज हुआ। ये मोमेंटम चेंज होने में टाइम लगा, हमने मान लो लगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगा। अब बताओ फोर्स कितनी? 1 सेकेंड नहीं 0.4 सेकेंड लो, एक काम करो 0.25 सेकेंड लो। निकाल नहीं सकते क्या? 10/0.25। ठीक है, तुम लोग करो फोर्स। हाँ फोर्स है क्या? 4 आ जाएगा। हाँ जैसे अपन ने 10 मीटर पर सेकंड से मारा तो हाँ, वेलोसिटी तो है। वो force देखो है मोमेंट 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, हाँ। वेलोसिटी और इनटू किलोग्राम कर दिए तो ये मोमेंटम हो गया। मोमेंटम एक प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी इनटू मास करेंगे तो एक प्रॉपर्टी आएगी मोमेंटम। मोमेंटम को कह सकते हैं ताकत, है ना, वो जितनी स्ट्रेंथ है उसमें उतनी ताकत कह ली, कि जितना इम्पैक्ट करेगी, जितना इम्पैक्ट कॉज करने की प्रॉपर्टी, वो हो गई मोमेंटम। अब जो मोमेंटम चेंज होता है, जो भी मोमेंटम चेंज होता है वो जितने टाइम में चेंज होता है उसको अपन कहते हैं फोर्स। अगर ये देखो अगर ये मोमेंटम चेंज होने में मान लो 0.25 सेकेंड की फोर्स लगी, एक काम करो सबसे पहले निकालो फोर्स आए क्या। फॉर हाँ 0.25 सेकेंड का टाइम लगा, सबसे पहले निकालो फोर्स आएगी क्या, फिर समझाते हैं। जैसे मैंने इसे इतनी फोर्स से मारा, इसे फोर्स नहीं, इसे वेलोसिटी कहेंगे। फोर्स भी कहेंगे, वेलोसिटी भी कहेंगे, मोमेंटम भी कहेंगे, कई चीजें कह सकते हैं, ठीक है। बस तीनों के फॉर्मूला अलग अलग रहेंगे और मतलब अलग अलग रहेंगे। सॉल्व नहीं कर रहा है। सॉल्व करो, चलो फोर्स निकालो, 4 आएगा 4 निकालो तुम लोग। क्या बोल के रखा था भाई तुमने? क्या निकालना है भैया उसका? फोर्स निकालना है, चेंज इन मोमेंटम दिया है। 4 आएगा ना। गोली ये क्या कहते, खीला है, खीले का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? पहले मोमेंटम था 10, फिर मोमेंटम हो गया 0, मतलब चेंज इन मोमेंटम आ गया -10 चेंज। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं? फोर्स। तो अगर ये 0.25 सेकेंड में चेंज हुई तो ये इसका रेट निकालने के लिए अपॉन 0.25 सेकेंड कर दो तो अपना आ जाएगा फोर्स। ये देखो P = mv है, F देखो F = डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, F = डेल्टा P अपन को मिल गया,
डेल्टा टी भी बता दिया 0.25 सेकेंड। तो अपना -40 आ जाएगा फोर्स। ठीक है, अब बताओ -40 फोर्स मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है। फोर्स आया अपना, पहले इसको पी कितना था अपना 10 है ना? -10। फोर्स अपना आया -40 न्यूटन। ठीक है, -40 न्यूटन का फोर्स आया। अब बताओ नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है, वो वाली की ये वाली? ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब फोर्स लगा इस साइड को, मतलब फोर्स लग रहा है इस साइड को 40 न्यूटन। ठीक है, ऐसा लिखें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फोर्स इस साइड को लग रहा है, इस साइड को भी 40 न्यूटन लगेगा। हाँ नहीं, सबसे पहले देखो इस साइड को 40 न्यूटन लग रहा है। अगर इस साइड को फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स किसने लगाया? खील ने लगाया है कि ब्लॉक ने लगाया? देखो खील तो उस साइड को फोर्स लगाएगी ना, उधर जा रही, मतलब इस साइड को जो फोर्स लगाया है वो ब्लॉक ने लगाया। तो देखो ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स, मतलब खील का मोमेंटम चेंज कराने के लिए ब्लॉक ने इतना फोर्स लगाया। इतने फोर्स लगाने के कारण 0.25 सेकेंड में खील का मोमेंटम चेंज हो गया। समझ में आया? हैमर का फोर्स नहीं लगा सकते? हैमर का फोर्स कैसे? हैमर को शांत होने में कितना टाइम लगा, हैमर का मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा, उस हिसाब से अपन हैमर का निकाल सकते थे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन के हिसाब से अपन को पता चलता जाएगा अपन को क्या निकालना है। तो देखो खील का मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा? 0.25 सेकेंड का। इससे ये पता चलता है कि 40 न्यूटन का फोर्स क्या कहते हैं ब्लॉक ने इस साइड लगाया। अगर ब्लॉक इस साइड कम न्यूटन का फोर्स लगाता तो क्या होता? अगर ब्लॉक जो इस साइड 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर कम न्यूटन का फोर्स लगाता, मान लो 20 न्यूटन का, तो क्या होता? खील का मोमेंटम चेंज होने में ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, देखो ब्लॉक ने 40 का फोर्स लगाया, जल्दी से चेंज हो गया। अगर ब्लॉक कम फोर्स लगाता तो खील अंदर घुसती आती, मतलब मोमेंटम चेंज होने में कम टाइम लगता। अब बताओ एक वुडन ब्लॉक है और एक मान लो एक थर्माकोल का है, तो बताओ मोमेंटम किसका जल्दी चेंज हो जाएगा? वुडन ब्लॉक का जल्दी चेंज होगा, क्योंकि देखो वुडन ब्लॉक 40 न्यूटन की फोर्स इस साइड लगा रहा है ना, अपने मास और इनर्शिया के कारण 40 न्यूटन की फोर्स वुडन ब्लॉक इस साइड लगा रहे हैं, तो उसने खील को जल्दी से रोक लिया 0.25 सेकेंड से। अब एक थर्माकोल है, थर्माकोल इधर उतनी फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, तो थर्माकोल बहुत मद्दा धक्का दे पाएगा, तो वो इसके मोमेंटम को चेंज होने से रोक ही नहीं पाएगा, बहुत अंदर तक घुसता जाएगा, उसके बाद चेंज होगा इतना मोमेंटम। ठीक है, समझ में आया? अब बताओ एक लोहे का है, लोहे का ब्लॉक रखा है, ज्यादा जल्दी मोमेंटम कौन चेंज कर देगा? लोहे का ब्लॉक। क्यों? लोहे का ब्लॉक बहुत ज्यादा फोर्स लगा लेगा तो तुरंत 0.25 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, तुरंत चेंज कर देगा मोमेंटम। समझ में आया मोमेंटम कैसे चेंज होता है? जब सामने से कोई फोर्स लगेगी तभी तो मोमेंटम चेंज होगा, है ना? इतना समझ में आ गया? कोई डाउट हो? कोई को नहीं? तुम लोग को? मेरे को तो ये नहीं आ रहा है, ये -40 कैसे आया? -40 देखो P = mv, ये सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने टाइम दे दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे दिया, अपन ने फोर्स निकाल ली, सिंपल। टाइम उसे डिवाइड कर देखो -10 अपॉन 0.25 करें तो इसका आंसर आ जाएगा -40। बस, तो -40 आंसर आ गया, तो फोर्स आ गया, फोर्स उस साइड लग रही। अब देखो इम्पल्स आ गई अपने पास, इम्पल्स देख लिया, इम्पल्स क्यों आती है वो भी देख लिया, इम्पल्स क्यों आएगी जब सामने से फोर्स चेंज होती है। ये वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो क्वेश्चन करने के साथ साथ शायद तुम लोग से बनने लगेगा। ये वाला देखो, एक और बढ़िया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है। ये बॉल है, बॉल यहाँ टकराई, बॉल यहाँ आ गई, बॉल यहाँ टकराई, बॉल यहाँ पे आ गई। बॉल का मास बॉल का मास है मान लो 2 किलो, ठीक है। वेलोसिटी है इसकी 12 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद टोटल इलास्टिक कोलिजन थे, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, मतलब देखो इलास्टिक कोलिजन छोड़ो, यहाँ पे गई उतनी स्पीड से वापस आ गई,
उतनी ही स्पीड से वापस आ गई। वहाँ बताओ, आके रुक गई ना, आके रुकी नहीं, टाइम बता। लगी उतनी स्पीड से वापस आ गई, टाइम आइम नहीं दिया, लगी उतनी स्पीड से वापस आ गई। बताओ इम्पल्स कितनी जनरेट हुई? बस 24। ठीक है, अब देखो इम्पल्स वहीं से निकालते जहाँ से अपन को मोमेंटम दिया रहता है। ठीक है, तो इम्पल्स वहीं से निकालेंगे। मोमेंटम 24 आ गया। हाँ मोमेंटम 24। देखो मोमेंटम नहीं, मोमेंटम हाँ मोमेंटम 24 आ गया, ठीक 2 है हाँ। इक्वल टू एवरेज। फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। हाँ टाइम नहीं पता ना, टाइम तो दिया ही नहीं, दिखाई रहा है कि 12 to 24। मैं बस तो आएंगे ना, मैं बस पूछ रहा अब देखो वैसे हूं। माइनस इनिशियल करेंगे। हाँ देखो इम्पल्स, देखो इम्पल्स सबसे पहले देखो इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स बिल्कुल छोटे से टाइम पे आती है, छोटे से टाइम पे मतलब जितने में मोमेंटम चेंज हो गया इम्पल्स उतने से टाइम पे आती है। अब देखो इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स मतलब मोमेंटम जैसे ही चेंज होता है जितने में मोमेंटम चेंज हो गया। अब बताओ हमें बताना मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मोमेंटम था 10, ठीक है 10 न्यूटन सेकेंड, यहाँ पे भी मोमेंटम 10 न्यूटन सेकेंड, यहाँ पे भी 10 न्यूटन सेकेंड। अब टकराने के बाद अगर मोमेंटम हो गया इस साइड वो 10 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब ये जितनी देर में टकराया, मान लो ये 0.1 सेकेंड तक टकराया, ठीक है 0.1 सेकेंड तक टकराया मोमेंटम चेंज करने के लिए। अब 0.1 सेकेंड तक टकराने के बाद मान लो यहाँ से यहाँ आने में लगे थे 10 सेकेंड और यहाँ से यहाँ जाने में लगे 10 सेकेंड, ठीक है। अब बता मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा? 10.1 सेकंड। नहीं देखो यहाँ 10 सेकेंड था, 10 सेकेंड था, 10 सेकेंड था, इन 10 सेकेंड में तो मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ ना। यहाँ से जो टकराने के बाद 10 सेकेंड आया उसमें भी मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। मोमेंटम चेंज केवल इतने से टाइम पे हुआ, मतलब इस पॉइंट पे मोमेंटम था 10, इतनी देर टकराया और मोमेंटम इस साइड को 10 हो गया, तो इतने कम टाइम के लिए मोमेंटम चेंज हुआ है ना। तो इम्पल्स वही रहती, बिल्कुल छोटा सा टाइम जिसमें मोमेंटम चेंज हो जाता है। अब देखो टाइम तो निकालना नहीं, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स कहलाता है, तो इम्पल्स में वो टाइम हम निकालने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर निकालने की कितनी देर में चेंज हुआ तो वो छोटा सा टाइम रहता है ना। अगर कितनी फोर्स लगी है निकालने तो वो छोटा सा टाइम अपॉन कर देंगे, मोमेंटम अपॉन टाइम से अपन को मिल जाएगी फोर्स, ठीक है। तो अब बताओ ये वाले क्वेश्चन में इम्पल्स कितनी आएगी? 24। 0.1। देखो इम्पल्स टाइम नहीं होता, इम्पल्स क्या होता है अब भी बताया, इम्पल्स होते हैं चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बताओ यहाँ पे मोमेंटम कितना है? अब सबसे पहले एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अपन इस डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को ले लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब बताओ 2 × 12 इसका मोमेंटम कितना हो? मास इंटू वेलोसिटी 24। मोमेंटम निकालते बना पहले तुम लोग से बताओ, मोमेंटम आ गया, बॉल का मोमेंटम पहले था 24, मतलब इनिशियल मोमेंट, हाँ मतलब देखो P इनिशियल आया 24 या फिर देखो पॉजिटिव 24 क्योंकि उस डायरेक्शन में। बताओ यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा? 24 ही रहेगा। यहाँ पे मोमेंटम 24 रहेगा, यहाँ पे भी मोमेंटम चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मोमेंटम 24 रहेगा, अब यहाँ पे चेंज हो रहा, ठीक है। अब देखो कितने सेकंड में चेंज हुआ वो छोड़ो, उसके बाद जब यहाँ पे बॉल आई अब मोमेंटम चेंज हो गया। देखो पहले उस साइड जा रही थी, अब बॉल इस साइड आ गई, अब डेफिनेटली वेलोसिटी तो चेंज हो गई है। पहले वेलोसिटी उस साइड को थी डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन से भी चेंज होती है, वेलोसिटी इस साइड को आ गई, मतलब मोमेंटम डेफिनेटली चेंज हो चुका है। अब बताओ हमने बोला कि वेलोसिटी बराबर है, मतलब जब यहाँ आई तो वेलोसिटी भी बराबर थी। अब देखो इसको कई बार इतना सरल ना लिख के लिख देंगे कि टोटल इलास्टिक कोलिजन था। टोटल इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी सेम रहती है क्योंकि एनर्जी कंज्यूम नहीं रहती है। और नॉर्मल कोलिजन में क्या होता है, बॉल ने उसको मारा, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में उड़ गई तो बॉल मद्दी वापस आती है, ठीक है। लेकिन टोटल इलास्टिक कोलिजन में अपन को मानना है कि बॉल उतनी ही स्पीड से वापस आ गई। अब बताओ 24 मोमेंटम था, अगर बॉल उतनी ही स्पीड से वापस आ गई तो बॉल का मास तो उतना ही है ना, मास तो कम हुआ नहीं होगा। तो मास इसका अभी भी 2 किलो है, वेलोसिटी अभी भी 12 है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 12 है। बताओ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कहलाई -12, मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन हो गई चेंज। समझ में आ गई? तो अब बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम है, क्योंकि देखो
देखो देखो, ये देखो यहाँ 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 जहाँ तक जाएगी बराबर मोमेंटम रहेगा, ठीक है, बराबर मोमेंटम रहेगा। अब बताओ मोमेंटम है कितना, पी फाइनल कितना हो गया, -24 रहेगा। डायरेक्शन इस साइड है ना, अगर उस डायरेक्शन का मोमेंटम 24 था, इस डायरेक्शन को -24 होगा, तो ये मोमेंटम होगा -24 न्यूटन सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम मिल गया, फाइनल मोमेंटम मिल गया। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, -24 न्यूटन सेकेंड, और पी इनिशियल कितना है, माइनस पी इनिशियल 24, तो कितना आ गया आंसर, -48। ठीक है, -48 न्यूटन सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ, क्वेश्चन का इसलिए 0 आ रहा था। अरे तो मैंने वहाँ प्लस ले लिया था ना, नहीं पता। चलो ठीक है, फाइनली आ जाना चाहिए। तो देखो, दो मिनट हाँ हाँ समझो समझो, बढ़िया से समझो। समझने के लिए देखो, अपन इसको नेगेटिव ऊपर नीचे पॉजिटिव ले सकते हैं ना, किसको, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव। हाँ ले सकते हैं। अगर इसको देखो, अगर इस साइड को नेगेटिव ले लेते और इस साइड को पॉजिटिव ले लेते, तो यहाँ पे जो अपना मोमेंटम आता -24 आता, मतलब ये मोमेंटम आ जाता -24 और ये वाला मोमेंटम आ जाता +24। तो अपन फाइनल माइनस इनिशियल करते तो कैसा आता, तो 0 आ जाता। नहीं, फाइनल कितना है 24 माइनस इनिशियल कितना -24, तो आ जाता 48। अब आ जाता 48 + 48, क्योंकि अपन ने इस डायरेक्शन को प्लस लिया है तो +48 आ जाता। ठीक है, मोमेंटम निकालने के लिए del v अपॉन del t करते हैं। डेल वी अपॉन डेल टी नहीं, डेल वी अपॉन डेल टी से तो एक्सेलरेशन आता है। तो क्या करते हैं, p P = mv मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम निकलता है। p की वैल्यू रखते नहीं रखते। P ही मोमेंटम, P मोमेंटम है, अच्छा p मोमेंटम है, हाँ, और m मास है, m मास है, v वेलोसिटी है। ठीक है, ये फोर्स है, ये चेंज इन मोमेंटम है। अब ये मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कितने घंटे की वीडियो हो गई, अभी मात्र 52 मिनट। चलो इधर बस बढ़िया से पढ़ते जाओ, घर जाके क्वेश्चन 2 ही लगाना, कॉपी के पूरे क्वेश्चन करा ही देंगे। तो ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स वगैरह समझ में आ गया। ज़्यादा देर का ब्रेक नहीं देंगे, 2 मिनट का ले लो। खाना हो गया नहीं है इसलिए। टॉयलेट हुआ। इतनी लेट आए, उसके बाद खाना खा के भी नहीं आए। अरे भैया सोए नहीं थे, मैं तो लेट गया जाके सीधे, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई मेरी। तो मैं तो कल रात को 1 बजे कल सोया। रात और- में 1 बजे सोया, 3 बजे उठ गया, कल की क्लास जल्दी रखेंगे और 12 बजे। कल नहीं जाएंगे स्कूल। हाँ मैं नहीं जा रहा। हाँ मत जाओ स्कूल, क्यों जाना अब एक दिन, 4 लोग आए थे, मैं गया था, उसमें क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। कॉमर्स वाला है, एक आया था। बढ़िया पढ़ो, इधर लगभग इतना जितना करा रहे हो उतना करके जाओ। हमें लग रहा है पेपर बन जाएगा इतने में पूरा। है कि देखो आसानी ही चीज़ करा रहा है। अब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बेसिक मतलब ट्रेडिशनल जो चीज़ें रहती है ना, क्लासिक चीज़ें, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। कभी भी चेंज इन मोमेंटम की बात आती है तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल क्लिक होता है ये वाला होता है। तो अगर कॉपी में नहीं भी कॉपी में नहीं दिया तो हो सकता है ना भी आए, खिले वाला दिया खिले वाला आएगा। लेकिन ये क्लासिक एग्जाम्पल, इससे समझ में आ जाता है कि मतलब अगर किसी को सिखाना है इम्पल्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो इस एग्जाम्पल से सिखाओ। आप थोड़ा थ्योरी बता देना क्या क्या होता है। थ्योरी हम लिख के दे देंगे, लिख के मतलब हम कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, यानी डेफिनेशन नहीं देंगे, लिख के दे देंगे तो नेट से निकाल देना, नेट से निकाल लेना। इसका मतलब बताइए मेरे को, ये जो बोल रहा है ये सबसे पहले 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हम सब ने जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में कभी न कभी। ये तो हमने भी भेजा था यार तुम लोग को। केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्र शनि वो है ना, सर्वे ग्रह शांति। त्रिवेदी ना, त्रिवेदी। बताए थे कि पंडित जी बताए। बहुत से रिपीट करते हैं, हाँ? आप भी नहीं सकते उससे। नहीं जीत जाएंगे हम।
अरे हम जीत जाएंगे, हम इसी का बता दे रहे हैं, अभी यहीं जीत जा रहे हैं। देखो मम्मी ने मैंने मम्मी से अरे बोला था। हम तुम उन्होंने मेरे को सजेस्ट कि मैंने इनकी बहुत वीडियो अरे देखी। तुम हमको कोई भी वीडियो भेजना, मेरे क्या को हम ऐसे थोड़ी कि इस टॉपिक इतने अच्छे अच्छे हैं और पूरे रिप्लाई भी अरे पूरा अरे अच्छे ठीक है ना, डिबेट नॉलेज से नहीं होता, डिबेट आईक्यू से होता है, जिसका आईक्यू तेज वो जीत जाता है। देखो ना हम इसी का बता दे रहे हैं, जीतने के लिए क्या, देखो जजेस को इम्प्रेस करना रहता है और सामने वाले को हराना पड़ता है। हम कह रहे हैं आप कम चीज़ें बोलो। अब देखो हम कोई साइंटिस्ट तो नहीं है कि हमको सारे फॉर्मूला और सारी थ्योरी पता है। हम जितना बोलेंगे पर्याप्त बोलेंगे, लेकिन सटीक बोलेंगे। अगर एक जगह भी हमने थोड़ी बहुत गलत बोल दिया, सामने वाला हमको पकड़ के बैठ जाएगा। तो वही, ऐसा नहीं कि हम कोई भी डिबेट जीत जाएंगे। अब देखो वो तो होशियार आदमी है, तो कई डिबेट वो जीत जाएंगे। पॉलिटिकल डिबेट शायद वो जीत जाए जिसमें उनको ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन जो चीज़ सर्टेन ही है, सर्टेन मतलब कि जैसे भगवान नहीं ही है, ये चीज़ बिल्कुल सर्टेन है, इसमें हम दुनिया में किसी से भी जीत जाएंगे। इसका बता रहे। देखो उसने बताया, यहीं पे अगर हम ऑडियंस में अगर होते और बोल देते, देखो अरे वो हमने सुन लिया है, ऑडियंस में रहते और अगर हम इतना बोल देते, देखो सब बिल्कुल वो छप जाता और फिर उसके बाद आगे यानी डिबेट ही नहीं होता उसके आगे। देखो क्या होता, 9 ग्रह बोला सबसे पहले। अभी बताओ ग्रह हैं कितने? 8 ग्रह तो 8 हैं। तो सबसे पहले देखो बात तो यहीं पे गलत हो गई। ग्रह बोला 8, 9 बोला हैं 8, तो सबसे पहले बात यहीं पे गलत हो गई। अब उसके बाद देखो, अगर हम कह रहे हैं कि तो अभी 8 हुए ना, वो तो देखो पहले 9 थे, देखो प्लूटो जैसे 3 और हैं, प्लूटो जैसे 3 और हैं। अगर मिलाना होता तो फिर 8, 9, 10, 11, 12 कर लेते। लेकिन हम कह रहे चलो छोड़ो, 9 उनके हिसाब से अगर वही 9 है। अपने 9 ग्रह के क्या नाम है? देखो मरकरी, अरे सनी, देखो इंग्लिश में बताओ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ठीक है, ये 9 ग्रह अपने नाम है। एक बार वीडियो चालू करो। एक और है यूरेनस। यूरेनस बोला ना उसने, यूरेनस लास्ट में आता है। थोड़ा धीरे धीरे अच्छा, चला, ये- थोड़ा पॉज कर करके उसके 9 ग्रह के नाम सुनना, हम गिनवा रहे हैं। कैप्लर्स नाम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल्ले क्या बोलते हैं? पॉज कर। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, त्रिपुरांतकारी, हाँ करो। भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति। अब देखो आखिरी में क्या बोला, 9 ग्रह में आखिरी में क्या बोला? राहु केतु। आखिरी में राहु केतु बोला। अब बताओ राहु केतु कोई ग्रह है क्या? नहीं। राहु केतु तो ग्रह है ही नहीं। राहु केतु तो नोट्स को कहते हैं। नोट्स मतलब क्या होता है, ये सोलर सिस्टम है, ये सॉरी देखो ये सन है, ठीक है, ये सन है। हाँ बेटा आज क्लास नहीं है, मैम ही नहीं है। पीछे बैठे हैं, भारत आती है और चारों तरफ ग्राउंड में लगेंगे। ये देखो इधर देखो, इधर देखो, अब बात उखड़ गई तो देखो इधर, ये सन है। सन का एक ऑर्बिट होता है, यानी अर्थ का एक ऑर्बिट होता है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व करती है। तो मतलब अर्थ का मान लो ये ऑर्बिट है, यहाँ से लेके ऐसा ऑर्बिट है अर्थ का, ये ऑर्बिट है, ये छोटी सी अर्थ। अब देखो ऑर्बिट एक प्लेट जैसा कहलाया है ना, ऑर्बिट एक बिल्कुल प्लेट जैसा कहलाया। तो ऑर्बिट को एक प्लेट मानो तो प्लेट हो गया एक प्लेन। अब देखो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो एक ऑर्बिट मून का भी है। तो मान लो ये ऑर्बिट है मून का। अब अगर ये प्लेट है और ये ऑर्बिट है मून का, देखो ऐसा ऐसा तो नहीं रहता, ऐसा हल्का सा टिल्ट रहता है, लेकिन ये ऑर्बिट है मून का। अब अगर ये मून का ऑर्बिट है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, अगर इस प्लेन को अपन फैला दे, प्लेन मतलब तो पता है, 2D अब इतना पढ़ लिए, प्लेन मतलब तो पता ही है। इस प्लेन को अगर अपन फैला दें तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्शन होगा, एक ये पॉइंट है ना। अब इस प्लेन को और आगे फैला दें तो एक ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट पे होता है इंटरसेक्शन। एक पॉइंट होता है राहु, एक पॉइंट होता है केतु, ठीक है। तो अगर ये 2 पॉइंट राहु और केतु इंटरसेक्शन है तो सबसे पहले ग्रह तो वैसे ही नहीं कहलाए। तो यही बात है। बाकी के तो बताया ना, हैं? अरे तो सबसे पहले देखो इसने 9 ग्रह बोला। अब 9 ग्रह बोलने के बाद 9 ग्रह तो है ही नहीं, तो वो वाली बात तो सीधे ही गलत हो गई कि 9 ग्रह पहले उनने बता दिए, ठीक है, ये बात सीधे गलत हो गई। फिर उसके बाद भी देखना उसमें जो 2 ग्रह है ना, जो भानु मुरारी त्रिपुरांतकारी जो भी बोल रहा, तो वो सूरज के लिए और एक चांद के लिए, 2 और कम हो गए। एक सूरज के लिए एक चांद के लिए 2 और कम हो गए, कितने बचे? हिंदी में सर्च करना, अभी जरूर कर देते हैं। भानु मतलब सूरज होता है ना, भानु मतलब शायद सूरज ही होता है। भानु मुरारी। बताओ कितने बचे? 5 बचे। जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है
जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो ये मेन 5 ही ग्रह रहते हैं, यानी बाकी के सूरज, चांद, राहु, केतु रहते हैं और बाकी के ये 5 रहते हैं। ये 5 बड़े थे तो दिख गए, अब बाकी दूर के देखे नहीं, बाकी दूर के देखे नहीं तो उनको काउंट नहीं किया गया। तो हम कह रहे हैं कि ये एंशियंट जो टेक्नोलॉजी, अपनी एंशियंट साइंस थी, उसके हिसाब से अच्छी बड़ी बात है कि अपन को 5 ग्रहों का पता चल गया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान, सूर्य, चंद्र, भूमि, हाँ देखो सूरज, चांद, राशि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी ग्रहों की शांति करें। हाँ तो देखो सूरज, मंगल, शुक्र, शनि सब प्लैनेट्स के नेम है ना। हाँ मंगल, शुक्र, शनि प्लेनेट के नहीं, जैसे शनि मतलब हो गया सैटर्न, मंगल मतलब हो गया मार्स, मंगल मतलब मार्स ही होता है शायद, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। बुध होता है ये अपना मरकरी शायद। सात तो वो, छह तो मार्स 5 हुए। हाँ मंगल, मार्स। हाँ एक अर्थ मिला के 5, एक अर्थ मिला के 6 हो गए। अर्थ को क्या बोलते हैं? अर्थ पृथ्वी, तो उसके लिए कोई वो डे नहीं है ना। हाँ उसके लिए डे नहीं है। नहीं, सोम, मंगल, रवि, बुध, गुरु, मंगल। शुक्र, शनि 6 और अर्थ मिला के 7। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार तो सन हो गया, रवि सन हो गया। सोम मतलब धरती, सोम मतलब चांद, मंडे। सोम चंद्रमा। हाँ सोम मतलब चांद। हाँ रवि मींस भी सन होता है ना। रवि मतलब सन, हाँ। तो वो ये रविवार सन हो गया। रविवार के और बोलते हैं ना। हाँ इत्तवार। इत्तवार ही सन रहता है। अब वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि 5 प्लेनेट बताना भी बड़ी बात है कि अगर 5 प्लेनेट भी बता दिए, अब ऐसा नहीं कि यहीं बस बताएं, बाहर भी बता चुके होंगे। अपन कैसे है तो? हाँ अरे दिखते थे यार, इतने बड़े प्लेनेट हैं, दिख किसी जाए। ने ना देखा उस टाइम पे हाँ ना, पर किसी को पता था। पंडित लोग तो ये भी नहीं जानते कि होते क्या हैं। क्या, अरे चमकते हैं ना। अरे तो वही तो कह रहे हैं कि Planets क्या? ये कैसे है कि मतलब उन लोगों के प्लेनेट निकाल लिए थे ना। क्या निकाल? 8-9 प्लेनेट हैं। 9 प्लेनेट है, मतलब ये तो केपलर ने निकाला ना कि 9 प्लेनेट है प्लूटो में लाके। पहले से है ना ये कोई। पहले तो 5 ही निकाले ना, बाकी एक तो सूरज और चांद को प्लेनेट में काउंट कर दिया। डिबेट में तो अगर हराना होता तो सीधे, वीडियो तो चालू नहीं है, नहीं है। अरे चालू है, चालू किसने किया? जाओ बैठो। चालू हो गई। अब कुछ कर नहीं देना वहाँ, नहीं तो वीडियो बंद कर दो, 2 पार्ट बन जाए उसके। ध्यान कर लो। 5.5 छोड़ दोगे? हाँ चलो 5.5। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया। अब देखो इधर क्या है, इक्विलिब्रियम है, कंजर्वेशन मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल और कॉन्करेंट फोर्स। ये आपने पूरा पढ़ लिया? हाँ क्या क्या है? हाँ देख लिया था। अब देखो कॉन्करेंट, हाँ 4 और वेक्टर भी आने ना। हाँ वेक्टर भी हमने बना दिया। चलो अब देखो, हाँ वो नहीं आएगा। देखो क्या, कॉन्करेंट फोर्स, कॉन्करेंट वेक्टर हमने करा दी है। कॉन्करेंट वेक्टर जो मोबाइल में वीडियो दी है वो करा दी है। कोई भी वेक्टर अगर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, मान लो इस पॉइंट पे अगर 3 लोग खींच रहे हैं, इस पॉइंट को 3 लोग खींच रहे हैं, एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे तीनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया कॉन्करेंट वेक्टर। अब अगर इस पॉइंट पे तीनों लोग धक्का दे रहे हैं, ये भी हो गया कॉन्करेंट वेक्टर। अगर 2 जन धक्का दे रहे हैं, 1 जन खींच रहा है, वो भी हो जाएगा कॉन्करेंट वेक्टर। मतलब अगर 3 वेक्टर एक पॉइंट में एक्ट करते हैं तो वो होता है कॉन्करेंट वेक्टर। अब बताओ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर 3 फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है तो कॉन्करेंट फोर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉन्करेंट फोर्स केवल इतनी है, अगर 3 फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं तो उसको अपन कहते हैं कॉन्करेंट फोर्स। अब देखो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल में आ गए। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? सबसे पहले देखो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़, जमीन पे ये कोई चीज़ रखी है, ठीक है, दरी रखी है, दरी हिल रही है, नहीं हिल रही, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। हिल नहीं रही कोई चीज़, इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो चीज़ बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, नहीं धरती में अगर कोई चीज़ रखी है, हम खड़े हैं, अगर हम नहीं हिल रहे तो हम इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? परमानेंट नहीं होता, दूसरी फोर्स लग जाएगी तो हट जाएगा, जब तक फोर्स नहीं लग रही तब तक नहीं हट रहा। ये बॉक्स है,
अब बताओ धरती, ये बॉक्स ने धरती पे कितनी फोर्स लगाई, बताओ धरती सबसे पहले कौन सी फोर्स लगाती है, ग्रेविटे, वो देखो धरती लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, देखो वो एक्सेलरेशन है। ये बॉक्स है मान लो 10 किलो का, ठीक है, बॉक्स का मास है 10 केजी। अब ये बॉक्स धरती पे कितनी लगाएगा, 100 न्यूटन। क्यों? क्योंकि जो फोर्स रहती है इसका बनाओ, ये नीचे फोर्स लगाएगा, देन बॉक्स नीचे फोर्स लगाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है और इसका मास है 10, तो फोर्स क्या होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 10, तो नीचे फोर्स लगेगी 100 न्यूटन। अब नीचे फोर्स लग रही है और ये हिल नहीं रहा, अब इसका क्या मतलब है, मतलब जमीन ने देखो नहीं देखो बॉक्स ने नीचे फोर्स लगाई तो बॉक्स नीचे क्यों नहीं जा रहा, बॉक्स ने नीचे फोर्स लगाई, बॉक्स नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जमीन ने भी उसमें उतनी फोर्स लगाई ऊपर, तो जमीन ने भी इसमें इतनी फोर्स लगाई है ऊपर, तो इस फोर्स, ये भी फोर्स हो जाएगी 100 न्यूटन। भैया ऐसे ही रहेगा जैसे कि वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जमीन भी उतना ही लगाएगी, एक्शन रिएक्शन, नहीं जितना एक्शन उतना रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब इसने जमीन पे 100 न्यूटन का लगाया, इसने भी जमीन ने भी बॉक्स पे लगा दिया 100 न्यूटन का। कितना फोर्स लगेगा कि आज को अपने एक्सेस से हिला दे, हाँ छोड़ो, 100 न्यूटन नीचे 100 न्यूटन ऊपर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि क्या कहते हैं, बॉक्स ने इतना फोर्स लगाया, हाँ कॉन्सेप्ट का पूछना भी जो आएगा पेपर में, इतना बाकी परसों पूछ लेना हमसे जो पूछना हो। ये इधर लगाया, फिर जमीन ने 100 न्यूटन का ऊपर लगाया, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, 100 नीचे 100 ऊपर, नेट फोर्स आ गया 0, नेट फोर्स 0 मतलब ये हो गया इक्विलिब्रियम में। अब बताओ अगर एक फोर्स और लगेगा तो कॉन्करेंट फोर्स, नहीं देखो ये भी कॉन्करेंट फोर्स है, देखो ये दोनों फोर्स इस पॉइंट के अलोंग एक्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी कॉन्करेंट फोर्स है। कॉन्करेंट फोर्स की केवल डेफिनेशन आएगी, सिंपल केवल डेफिनेशन आएगी। तो देखो ये फोर्स नीचे लगाया, ये फोर्स ऊपर लगाया, नहीं 3 फोर्स अगर एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो कॉन्करेंट फोर्स। अब देखो ये हो गए इक्विलिब्रियम में। अब बताओ 10 न्यूटन की फोर्स अपन ने उस साइड धक्का दिया, किधर को जाएगा ये, अब इस साइड को जाएगा, ठीक है, मतलब 10 न्यूटन इस साइड। अब देखो 10 न्यूटन की फोर्स इधर लगी, अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस साइड से कितनी फोर्स लगनी चाहिए, 10 न्यूटन की। अगर इस साइड से भी 10 न्यूटन की लगा देंगे तो यहाँ पे ये बना देंगे 10, तो ये फिर से आ गया इक्विलिब्रियम में। समझ में आया, इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाए उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से एक बॉल लटकी है, अगर अपन ने बॉल को लटका दिया एक धागे से, तो बताओ ये इक्विलिब्रियम कहलाया कि नहीं। बॉल को एक धागे से लटका दिया, अब बॉल लटकी है, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, ये इक्विलिब्रियम हो गया। बॉल का मास है 10 किलो, 5 किलो ले लो, 5 किलो बॉल का मास है। अब बताओ बॉल नीचे की साइड कितनी फोर्स लगाएगी, 5 × 10 मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब नीचे की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा, न्यूटन बोला करो हमेशा। अब देखो ऊपर की तरफ कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉल नीचे नहीं जा रही, मतलब ऊपर की तरफ भी लगा 50 न्यूटन का फोर्स। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब देखो तीन फोर्स हैं, देखो अब ये तो कॉपी में लिखा था इसलिए करा रहे हैं। देखो देखो इधर देखो, ये एक रस्सी, ठीक है, ये 2 रस्सी, ये तीसरी रस्सी, 2 लोग उधर खींच रहे हैं और एक जन इधर खींच रहा है। ओम अकेला खींच रहा है वहाँ से, शाश्वत और किस लिए खींच रहे हैं। अब देखो हम कह रहे हैं अगर रस्सी रुकी है, अगर रस्सी स्टेबल है, यानी ना उस साइड जा रही ना इस साइड जा रही, अगर रस्सी स्टेबल है तो ये इक्विलिब्रियम में कहलाया। अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा है तो इस साइड को खिंच जाएगी, और ये वाली फोर्स ज़्यादा है मतलब उस साइड को खींचेगी अल्टीमेटली, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्स उस साइड को है, ये वाली फोर्स इस साइड को है, ये फोर्स ज़्यादा हुई तो इस साइड आ जाएगी, वो दोनों फोर्स ज़्यादा हुई तो उस साइड आ जाएगी। अब कॉपी में एक जगह गलत लेके वहाँ पे कॉन्क्यूरेंट फोर्स के बाद लिख दिया है कि कॉन्क्यूरेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में रहेंगी। इक्विलिब्रियम में तभी रहेंगी जब इन दोनों का जो रिएक्टेंट क्या रिजल्टेंट निकलेगा। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ 20 से निकलेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो 20 से निकलेगा अगर वो इसके बराबर है तभी ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर रिजल्टेंट उस साइड का ज़्यादा है तो उस साइड चली जाएगी।
120 डिग्री पे सब रहेंगे और अगर एक साइड की फोर्स ज़्यादा है तो हमने ये कब बोला कि फोर्स बराबर है, फोर्स तो ज़्यादा उस साइड की हो सकती है ना, तो डिग्री मैटर नहीं करती, मैटर करते कि फोर्स कितनी लग रही। अब इस साइड को अगर ज़्यादा फोर्स लग रही अल्टीमेटली, यानी इन दोनों का अपन ने प्लस करके ये निकाला, ये वाला वेक्टर निकाला, मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये है आर वेक्टर। अब बताओ अगर आर वेक्टर 10 न्यूटन इस साइड को है, 10 न्यूटन उस साइड को है, और ये वाला मान लो 5 न्यूटन इस साइड को है, तो अल्टीमेटली तो फोर्स उस साइड ही आ रही। तो देखो कॉन्क्यूरेंट फोर्स है कि नहीं, पहले ये बताओ, कॉन्क्यूरेंट फोर्स है कि नहीं बताओ। कॉन्करेंट फोर्स नहीं है, एक पॉइंट के अलोंग एक्ट कर रही तो कॉन्क्यूरेंट फोर्स तो है, लेकिन बताओ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, नहीं है। मतलब सारी कॉन्क्यूरेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं होती। कौन सी कॉन्क्यूरेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में रहती है? अगर इस साइड से भी 10 न्यूटन लगे, ठीक है, और उस साइड से भी 10 न्यूटन लगे, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, तो आ जाएगा अपना कि ये कॉन्क्यूरेंट फोर्स भी है और इक्विलिब्रियम में भी है। अब मान लो हो सकते यहाँ से 5 न्यूटन हो, यहाँ से भी 5 न्यूटन हो, वैसे ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ी ज़्यादा ले लो, 7.5 ले लो, दोनों जगह से 7.5 न्यूटन है, इस जगह से 10 न्यूटन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर रिजल्टेंट 10 न्यूटन आया, 10 न्यूटन आया तो ये हो गई क्या कहते हैं, दोनों फोर्स हो गई बराबर, ठीक है। अब देखो 7.5 न्यूटन का ये मतलब है कि कुछ ऊपर जाएगा, कुछ उधर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, कुछ इधर जाएगा, नीचे ऊपर के अगर बराबर हुई तो ठीक, अगर मान लो ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है और नीचे वाली फोर्स कम है तो उस साइड को जाएगा, अगर नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है तो नीचे को जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कॉन्क्यूरेंट फोर्स क्या होती है और इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये अपन को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो जब जब ये इक्विलिब्रियम में रहता है, जब जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है, अपन को मालूम है कि जो 2 का रिजल्टेंट रहता है वो 1 के बराबर रहता है। तो अभी अपन मानते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, 2 उधर जा रही हैं और 1 इधर जा रहा है, अपन मान के चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो देखो यहाँ पे देखना, अपने पास इसका एक रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट, वो वाला तो अपन ने देख लिया कि रिजल्टेंट कैसे आता है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ये हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ। देखो टेल से टेल जोड़ी है ना, उधर की टेल इधर की टेल, और यहाँ से बीच से रिजल्टेंट जोड़ रहा, तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। अब अपन को अगर इसी को ट्राइंगल लॉ से देखना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ से देखना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। ट्राइंगल लॉ में हेड से टेल जोड़ती है, हेड से टेल जोड़ती है, पढ़ाया था। अब देखो इसके हेड को इसकी टेल, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर रहना चाहिए। तो इसके हेड से इसकी टेल जोड़ लो, मतलब ये वाले को नीचे खिसका लो, ये वाले को अपन ने नीचे खिसकाया, तो मतलब देखो पैरेलली खिसकाना है, मतलब एंगल चेंज नहीं रहना चाहिए, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल नीचे भी रहना चाहिए। तो अपन ने यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगा दिया। अब देखो अगर इसको एक्सटेंड करते तो एंगल चेंज नहीं हुआ, ठीक है, एक्सटेंड करते तो एंगल चेंज नहीं हुआ। अब बताओ ये अपन ने हेड से टेल जोड़ दी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेड से टेल जोड़ी। अब बताओ अपन जब हेड से टेल जोड़ते हैं, अब देखो इस वाले के बराबर रहना चाहिए ना, हेड से टेल अगर अपन जोड़ते हैं तो जो इसका रिजल्टेंट है तीसरी फोर्स के बराबर आना चाहिए, इसका रिजल्टेंट तीसरी फोर्स के बराबर आना चाहिए। बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, देखो अगर तीसरी फोर्स के बराबर रिजल्टेंट आता है तो ये बिल्कुल आखिरी तक जाएगा, ठीक है, मतलब देखो ये एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा, तभी तो ये रिजल्टेंट बराबर आएंगे। देखो इसका रिजल्टेंट तो इतना ही आएगा, ये तो अपन को पता ही है, अपन को अच्छे से पता है कि अगर एक हेड है उससे एक की टेल जोड़े तो रिजल्टेंट इसका ये आएगा, वो अपन को अच्छे से पता है, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना आता है। लेकिन जो इसका रिजल्टेंट है अगर वो रिजल्टेंट इसके बराबर हो गया, इसका रिजल्टेंट अगर इसके बराबर हो गया तो ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा ना। तो वही है कि अगर ये रिजल्टेंट ना होता, अगर ये रिजल्टेंट ना हो के मान लो देखो ये रिजल्टेंट इसके बराबर इक्विलिब्रियम कहलाया। अब अगर इसको देखो रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में आया, मतलब रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में, इसका और इसका रिजल्टेंट जा रहा है उस डायरेक्शन में, ये अपन को पता है। अब उस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट जा रहा है उसमें इस डायरेक्शन का प्लस कर दें तो 0 हो जाएगा। अगर बराबर हुआ तो ये वाली डायरेक्शन का प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है, उन लोग को तो नहीं आ रहा शायद। तो देखो अपन इस वाले को इसके ऊपर रखें, इस वाले को अगर अपन इसके ऊपर रखें तो देखो
जितना रिजल्टेंट था उस साइड गया उतना ही ये तीसरी वाली थी इस साइड आई। अब जितना रिजल्टेंट उस साइड गया उतना ये सी वाली लाइन इस साइड आई, मतलब ये दोनों एक दूसरे को काट के जीरो कर देंगे, मतलब ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया। अब देखो अगर ये रिजल्टेंट को हटा दें और इसको नीचे लाएं तो अपन को ये ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है, मतलब जब भी तीन वेक्टर से एक कंप्लीट ट्राइंगल बन जाए, अगर तीन वेक्टर से देखो एक फिगर बन जाए उसके बाद छोड़ो, अगर जब भी तीन वेक्टर से एक कंप्लीट ट्राइंगल बन जाए तो वो वेक्टर हमेशा इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। ठीक, ये चीज़ कॉपी में दी आ सकती है। तीन वेक्टर से इक्वल ट्राइंगल बना इक्विलिब्रियम में कहलाए, क्यों कहलाए समझ में आ गया, क्योंकि ये जो तीन वेक्टर से इक्वल ट्राइंगल बना किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट देखो, मान लो ये ए है, बी है, सी है, बताओ हम किन दोनों का रिजल्टेंट देखें, अपन किसी भी दो का देखना है, किन दो का ले लें? ए का, हाँ और बी का, ए का और सी से लें तो देखो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से हेड से टेल जोड़ दिए तो ऐसा जोड़ा। अब इसका रिजल्टेंट कैसे आता है, मतलब देखो ये सी है और ये ए है, अब इनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है आखिरी वाले की टेल से लास्ट वाले, यानी पहले वाले की टेल से आखिरी वाले का हेड जोड़ दो तो ये आता है इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये आ जाता है रिजल्टेंट। लेकिन वो तो टेल से हाँ टेल से देखो 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 ये रिजल्टेंट थोड़ी है, इन दोनों का रिजल्टेंट लिया, रिजल्टेंट आया ये। अब देखो रिजल्टेंट अपना ये आ गया, अब इन दोनों को अपन मिटा के केवल एक रिजल्टेंट बना सकते हैं, ये इन दोनों को मिटा के केवल एक रिजल्टेंट बनाया। अब देखो ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे को काट देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दिया, देखो एंटी पैरेलल है लेकिन अपन ने ऐसे लगा दिया, ये बी है, अब मतलब ये रिजल्टेंट था वो बी था, ये रिजल्टेंट ये बी, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो जीरो कर देंगे, तो ऐसे ही आ गया इक्विलिब्रियम में। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। चलो अब लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। बस अभी कहाँ बस फ्रिक्शन, आगे तो सीमा पिक्चर तो अभी 3 मिनट समझ जाएगा। कल आप दिल्ली लगाओ ना, लगाएंगे ही। कल जल्दी लगा लीजिए, कल जल्दी लगा लेंगे। 12 से 5 हाँ ये चलेगा, अभी रोक दीजिए। नहीं अभी पढ़ो, कल भी जल्दी लगाएंगे। समझ में नहीं आ रहा, साढ़े 5 तो आ गया था, मतलब पूरा खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ चलो ठीक है, मेरे को अब आने लगा था। ठीक है, तुम बैठो। नहीं चलती है।